हाय, मैं हूं असित और आज हम जानेंगे स्कोरिंग सिस्टम इन आईसीयू। ऐसे मल्टीपल स्कोरिंग सिस्टम है आईसीयू में यूज करने के लिए। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये हम मल्टीपल डाटा कलेक्ट करते हैं, पेशेंट्स का एज और कुछ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, कुछ इन्वेस्टिगेशंस पैरामीटर, और उस बेसिस पे स्कोरिंग होता है। तो स्कोरिंग सिस्टम से ये हमें मोर्टालिटी प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, रिस्क को स्ट्रैटिफाई करने में हेल्प करता है कि पेशेंट कितना रिस्क में है, और अगर हम कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो पेशेंट को इंक्लूड करना है या नहीं करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं स्कोरिंग सिस्टम से। हमारा जो रिसोर्स है आईसीयू का उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं और पेशेंट को हम प्रॉपर केयर कर सकते हैं ताकि बेस्ट आउटकम हम दे पाएँ। ऐसे स्कोरिंग सिस्टम 3 टाइप का है। एक तो है डिजीज स्पेसिफिक स्कोरिंग सिस्टम, जो कोई एक स्पेसिफिक डिजीज या स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए है, जैसे राइफल, ये स्पेशली एक्यूट किडनी इंजरी किडनी के लिए है। क्रोनिक लिवर डिजीज स्कोर जो लिवर के लिए है। रैनसन्स क्राइटेरिया है, ये स्पेशली पैनक्रेटाइटिस के लिए। अगर कोई ट्रॉमा पेशेंट है तो उसके लिए इंजरी स्कोर है, तो इंजरी स्कोरिंग सिस्टम यूज होता है। इंजरी सीवियरिटी स्कोर और ग्लासगो कॉमा स्कोर, जैसे हेड इंजरी के लिए ग्लासगो कॉमा स्केल यूज करते हैं। सीवियरिटी स्कोरिंग सिस्टम जो है दो टाइप का होता है। एक तो सीवियरिटी स्कोरिंग सिस्टम जो रिस्क प्रेडिक्ट करता है कि हॉस्पिटल मोर्टालिटी रेट कितना है, जिस टाइम पे पेशेंट एडमिट होता है उस टाइम पे उसका पैरामीटर्स को देख के। उसमें कुछ क्राइटेरिया स्कोरिंग सिस्टम है, जैसे अपैची स्कोर, एक्यूट फिजियोलॉजिकल एंड क्रोनिक हेल्थ इवैल्यूएशन सिस्टम भी बोलते हैं, और एक है द सिंप्लीफाइड एक्यूट फिजियोलॉजिकल स्कोर और साप स्कोर, एंड द मोर्टालिटी प्रोबेबिलिटी मॉडल एमपीएम। दूसरे टाइप का जो है ये पेशेंट एडमिट होने के बाद पेशेंट का प्रोग्रेस दिखाता है। किसी भी दिन हम उसको कर सकते हैं और प्रोग्रेस हो रहा है या रिग्रेस हो रहा है वो हम जान सकते हैं उस सीवियरिटी स्कोरिंग सिस्टम से। सो उसमें है मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन स्कोर या मॉड्स, सीक्वेंशियल ऑर्गन फेल्यूर असेसमेंट सोफा स्कोर, एंड द लॉजिस्टिक ऑर्गन डिस्फंक्शन स्कोर LODS स्कोर। तो आज हम जानेंगे अपैची 2 स्कोर के बारे में। अपैची का जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है एक्यूट फिजियोलॉजिकल एंड क्रोनिक हेल्थ इवैल्यूएशन। इसमें 3 फैक्टर है। एक तो एक्यूट फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, दूसरा है एज कितना है, पेशेंट का एज के हिसाब से एक स्कोर देना है, और कोई प्रीवियस डिजीज है कि नहीं, जो क्रोनिक हेल्थ पॉइंट। तो ये कंप्लीट अपैची स्कोर का स्कोरिंग सिस्टम है, बट ये देखने में लगता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें 12 फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स है, एज फैक्टर है और क्रोनिक हेल्थ। इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो जब भी कोई पेशेंट होता है तो हमें कुछ पैरामीटर्स का रिकॉर्ड करना है। जब पेशेंट एडमिट होता है, इनिशियल 24 आवर में ये रिकॉर्ड करना रहता है हमें। तो फर्स्ट है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, जो 36 to 38.4 है, तो हमें स्कोर देना है 0। अगर 34 से 35.9 है तो +1, 32 to 33.9 है तो +2, अगर 30 से 31.9 है तो +3, और लेस देन 29.9 है तो +4। हाइपोथर्मिया भी रिस्क है और हाइपरथर्मिया भी रिस्क है। अगर टेम्परेचर 38.5 से 38.9 है तो +1, अगर 39 से 40.9 है तो +3, और अगर मोर देन 41 डिग्री सेंटीग्रेड है तो +4। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो हमें रिकॉर्ड करना है मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है 2
डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 2/3 ऑफ पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर किसको बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर को पल्स प्रेशर बोलते हैं। तो डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 2/3 ऑफ पल्स प्रेशर अगर ऐड कर देंगे तो मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है। तो नॉर्मली जो आईसीयू में मॉनिटर होता है उसमें 3 वैल्यू आता है ब्लड प्रेशर का। एक तो सिस्टोलिक प्रेशर, एक डायस्टोलिक प्रेशर और एक मीन प्रेशर आता है। मीन प्रेशर छोटे छोटे डिजिट में लिखा रहता है, तो हमें मीन प्रेशर को रिकॉर्ड करना है। अगर ये नॉर्मल है 72/109 तो हमें देना है 0। अगर ये लो है 52/69 तो +2। अगर लेस देन 49 है तो +4। अगर हाई है 110 से 129 तो +2 देना है। अगर 130 to 159 है तो +3 और मोर देन 160 है तो +4। ऐसे ही हार्ट रेट अगर नॉर्मल है 70 to 109 के बीच में है तो हमें देना है 0 उसको। अगर लो है 55 to 69 के बीच में तो +2, 40 to 54 के बीच में है तो +3, लेस देन 39 है तो +4। अगर हार्ट रेट बढ़ा हुआ है 110 से 139 के बीच में है तो +2, 140 to 179 है तो +3 और मोर देन 180 है तो +4। नेक्स्ट पैरामीटर जो रिकॉर्ड करना है हमें वो है रेस्पिरेटरी रेट। अगर रेस्पिरेटरी रेट 12 से 24 के बीच में है तो 0। अगर कम है 10 से 11 के बीच में है तो +1। अगर 6 से 9 के बीच में है तो +2 और लेस देन 5 है तो +4। अगर पेशेंट टैकिपनिक है 25 से 34 रेस्पिरेटरी रेट है तो +1 हमें ऐड करना है। अगर 35 से 49 तो +3 ऐड करना है। अगर मोर देन 50 है तो +4। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमें देखना है वो है ऑक्सीजनेशन लेवल। अगर पेशेंट FiO2 मोर देन 50% रिक्वायर कर रहा है तो हमें एल्वेओलो आर्टेरियल ऑक्सीजन ग्रेडियंट को रिकॉर्ड करना है। अगर FiO2 जो लग रहा है फ्रैक्शनल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लेस देन 50% तो हमें ABG में जो PaO2 वैल्यू आता है आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर उसको हमें रिकॉर्ड करना है। तो अगर AaDO2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो AaDO2 जो है FiO2 कितना दे रहे हैं? मोर देन 50% दे रहे हैं तो जैसे 60% दे रहे हैं तो FiO2 0.6 देना है इंटू 713 माइनस PaO2। इसका जितना भी वैल्यू होगा उसको PaCO2 से अगर माइनस कर देंगे तो एल्वेओलो आर्टेरियल ऑक्सीजन डिफरेंस निकलेगा। जैसे अगर हम सपोज एग्जांपल 50% FiO2 दे रहे हैं और PO2 जो है 85 है, CO2 जो है 40 है तो 0.5 इंटू 713 माइनस 85 माइनस 40 करेंगे तो 231.5 होता है। तो नॉर्मली लेस देन 200 होना चाहिए एल्वेओलो आर्टेरियल का जो ग्रेडियंट है ऑक्सीजन का। अगर लेस देन 200 है तो हमें देना है 0। अगर बढ़ गया है 200 से 349 के बीच में है तो +2। अगर 350 से 499 है तो +3 और अगर मोर देन 500 है तो +4। ये जो डिफरेंस है नॉर्मली क्या होता है ऑक्सीजन एल्वेओलस से ब्लड में ट्रांसफ़र होता है। अगर प्रॉपरली डिफ्यूजन नहीं हो रहा है तो एल्वेओलस में जितना ऑक्सीजन है और आर्टरीज में जितना ऑक्सीजन है उसका डिफरेंस बढ़ जाएगा क्योंकि अंदर नहीं जा रहा है। तो जितना बढ़ेगा उतना रिस्क बढ़ जाता है। तो यही इसीलिए स्कोर उतना बढ़ेगा जब AaDO2 का वैल्यू बढ़ता है। और अगर हम FiO2 लेस देन 50% दे रहे हैं तो हमें ABG का जो PaO2 रिपोर्ट है उसको नोट डाउन करना है। अगर मोर देन 70 PaO2 है तो स्कोर 0 देना है। 61 से 70 है तो +1। अगर 55 से 60 है तो +3 और लेस देन 55 है तो +4।
आर्टेरियल पीएच नोट करना है। अगर पीएच जो है 7.33 से 7.49 के बीच में है तो नॉर्मल है, वो 0 स्कोर देना है। अगर एसिडोसिस है, पीएच 7.25 से 7.32 तो +2, 7.15 से 7.24 तो +3 और लेस देन 7.15 है तो +4 हमें ऐड करना है। अगर अल्कालाइन तरफ है, pH 7.5 to 7.59 तो +1 देना है और 7.6 से 7.69 है तो +3 और मोर देन 7.7 है तो +4। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमें रिकॉर्ड करना है वो है बाइकार्बोनेट लेवल। अगर हमारे पास एबीजी अवेलेबल नहीं है तो हम वेनस ब्लड को भेज सकते हैं लैब में और उसका बाइकार्बोनेट हम चेक कर सकते हैं। तो अगर बाइकार्बोनेट लेवल लेस है तो एसिडोटिक ब्लड है, तो एसिडोटिक में 18 से 21.9 के बीच में है तो +2 और अगर 15 से 17.9 है तो +3 और लेस देन 15 है तो +4। अगर अल्कालाइन टाइप का बाइकार्बोनेट लेवल है तो 32 से 40.9 के बीच में है तो +1 और 41 से 51.9 है तो +3 और मोर देन 52 है तो +4। पोटासियम लेवल हमें चेक करना है। अगर नॉर्मल रेंज में है तो 0, 3.5 से 5.4 के बीच में है, 3 से 3.4 के बीच में है तो +1 देना है। अगर 2.5 से 2.9 के बीच में है तो +2 और अगर लेस देन 2.5 है तो +4। अगर पोटासियम बढ़ा हुआ है 5.5 to 5.9 के बीच में है तो +1 देना है। अगर 6 to 6.9 है तो +3 और मोर देन 7 है तो +4। नेक्स्ट चेक करना है हमें सोडियम लेवल। तो सोडियम लेवल अगर नॉर्मल रेंज में है 130 to 149 के बीच में तो हमें 0 ऐड करना है। अगर लो है 120 to 129 के बीच में है तो +2, 111 से 119 है तो +3 और लेस देन 110 है तो +4। और अगर ज़्यादा है सोडियम लेवल 150 से 154 तो +1, 155 से 159 है तो +2, 160 से 179 है तो +3 और मोर देन 180 है तो +4। नेक्स्ट जो चेक करना है हमें सीरम क्रिएटिनिन लेवल। तो जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल अगर नॉर्मल है 0.6 से 1.4 तो हमें 0 ऐड करना है। अगर लेस देन 0.6 है तो +2, अगर बढ़ा हुआ है मोर देन 1.5 to 1.9 के बीच में है तो +2 और 2 to 3.4 है तो +3 और मोर देन 3.5 है तो +4। जो हमें चेक करना है वो है हेमाटोक्रिट। अगर हेमाटोक्रिट नॉर्मल है 30 से 45.9 के बीच में तो हमें 0 ऐड करना है। अगर लो है हेमाटोक्रिट 20 से 29.9 के बीच में तो +2 ऐड करना है। अगर लेस देन 20 है तो +4 ऐड करना है। अगर हेमाटोक्रिट ज़्यादा है 46 से 49.9 के बीच में है तो +1 हमें ऐड करना है। अगर 50 से 59 के बीच में है तो +2, अगर मोर देन 60 है तो +4। नेक्स्ट हमें देखना है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 1000। अगर 3000 से 14.9000 है जो नॉर्मल रेंज है तो 0 ऐड करना है। अगर लो है 1000 से 2900 तो +2 ऐड करना है। अगर लेस देन 1000 है तो +4। अगर बढ़ा हुआ है 15 से 19.9, 15,000 से 19,900 के बीच में है तो +1। अगर 20,000 से 39,900 है तो +2 और अगर मोर देन 40 है मतलब 40,000 से ऊपर है तो +4। नेक्स्ट हमें देखना है ग्लासगो कॉमा स्केल। ग्लासगो कॉमा स्केल जो है नॉर्मली 3 से 15 के बीच में है। 15 अगर है तो हमें 0 ऐड करना है।
अगर 14 है तो 1, 13 है तो 2, 12 है तो 3, 11 है तो 4, 10 है तो 5, 9 है तो 6, 8 है तो 7, 7 है तो 8, 6 है तो 9, 5 है तो 10, 4 है तो 11 और GCS अगर 3 है तो हमें 12 ऐड करना है टोटल स्कोर में। नेक्स्ट फैक्टर जो है एज फैक्टर। अगर यंग एज है लेस देन 44 ईयर तो 0 ऐड करना है। 45 से 54 के बीच में है तो 2 ऐड करना है। अगर 55 से 64 के बीच में है तो 3 ऐड करना है। 65 से 74 है तो 5 ऐड करना है और अगर मोर देन 75 है तो हमें 6 ऐड करना है। नेक्स्ट जो फैक्टर है क्रोनिक हेल्थ पॉइंट है। क्रोनिक हेल्थ पॉइंट पे हमें अब 2 पॉइंट या 5 पॉइंट ऐड करना है। 2 पॉइंट कब ऐड करना है? अगर पेशेंट इलेक्टिव पोस्ट ऑफ पेशेंट है, उसके साथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या फिर हिस्ट्री ऑफ सीवियर ऑर्गन इनसफिशियंसी था पहले, कभी किडनी खराब हुआ था या लीवर खराब हुआ था, बट अभी ठीक है। 5 पॉइंट ऐड करना है अगर पेशेंट नॉन ऑपरेटिव पेशेंट है और इमरजेंसी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है विथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या फिर सीवियर ऑर्गन इनसफिशियंसी है, जैसे सिरोटिक है या रेनल फेल्यूर पेशेंट है, तो हमें 5 पॉइंट ऐड करना है। तो टोटल जो स्कोर है वो ऐड करने के बाद जितना भी हो रहा है, अगर ये स्कोर के रेंज के हिसाब से हम उनका मोर्टालिटी रेट या डेथ रेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर स्कोर जो है 0 to 4 के बीच में है तो 4% डेथ रेट होता है। अगर 5 to 9 के बीच में है तो 8% मोर्टालिटी रेट है। मतलब 100 पेशेंट अगर एडमिट हो रहे हैं जिनका स्कोर 5 से 9 के बीच में है तो 8 पेशेंट का डेथ हो जाता है। ऐसे अगर 10 से 14 के बीच में है तो 15%, 15 to 19 अगर स्कोर है तो 25%, 20 to 24 का स्कोर है तो 40%, 25 से 29 के बीच में है तो 55%, 30 to 34 है तो 75% और मोर देन 34 है तो 85% मोर्टालिटी रेट है। तो ये था अपैची स्कोर। यहीं से हम अपना स्कोरिंग, जब एडमिशन होता है पेशेंट का उस टाइम फर्स्ट 24 आवर में स्कोरिंग करते हैं तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट कितना सर्वाइवल चांस है और कितना मोर्टालिटी चांस। थैंक यू।